हेलो स्टूडेंट्स, जेई मैथ सिंप्लीफाइड चैनल पर आपका एक बार और स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई टर्म 1 40 मार्क्स का जो क्लास 12th का एग्ज़ाम आज हुआ है उसके डिटेल्ड सोल्यूशन को देखने वाले हैं। तो अगर आपने आज का पेपर अटेम्प्ट किया और आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर को देखना चाहते हो, उसको अच्छे से डिटेल में समझना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बना हुआ है। दूसरा, अगर आपके पास किसी भी आंसर में आपको क्वेरी हो रही है कि हाँ ये आंसर एनसीईआरटी के आंसर की, सीबीएसई के आंसर की में ये आंसर है, मेरे टीचर ये बता रहे हैं और आपको स्टिल कन्फ्यूजन है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास जो सेट है वो 065/2/4 का सेट 4 है। क्वेश्चन पेपर कोड है 065/2/4। हो सकता है आपके जो पेपर हों उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो, क्योंकि मैंने ये इमेजेस ली हुई हैं मेरे एक स्टूडेंट के पेपर से, तो थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट आप इस क्वेश्चन को अपने पेपर से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 1 था डिफरेंशियल ऑफ लॉग एक्स रेज़ टू द पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें मैं y एज्यूम कर लेता हूँ, लॉग ऑफ एक्स रेज़ टू द पावर 5, इसका डेरिवेटिव लेना है। तो चेन रूल का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। लॉग जब भी लिखा रहता है क्लास 12th में, तो उसका मतलब होता है लॉग विद बेस ई। ये हमें पता होना चाहिए। लॉग विद बेस ई का डेरिवेटिव होता है लॉग एक्स का डेरिवेटिव, मतलब 1/x होता है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कितने फंक्शन है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन और चार फंक्शन। चार फंक्शन है तो एक एक करके चेन से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो पहला डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 1/log of एक्स रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, तो पहले मैंने इसको डेरिवेटिव ले लिया, तो ये अंदर वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इनटू अब ये जो अंदर वाली टर्म थी उसका डेरिवेटिव, तो इस अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लूँगा तो आएगा 1/log of एक्स रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, फिर log ऑफ x5 का डेरिवेटिव 1/x रेज़ टू द पावर 5, फिर x5 का डेरिवेटिव 5x4। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5/x। ठीक है, तो x4 से ये कट के x आ जाएगा हमारे पास, तो 5/x, और साथ में मेरे पास बच जाएगा log ऑफ x5। ठीक है, इंटू log ऑफ x5। तो ये टर्म हम चेक कर लेते हैं, 5/x log ऑफ x5 इंटू log ऑफ x5। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमारा ये ऑप्शन होगा। सिंपल प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x3 विद ईच एंट्री 1 और 2। इसका क्या मतलब है कि हमारे को मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2x3। 2x3 होने का मतलब हो गया इसमें 2 रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। अब हर एक जो एलिमेंट है वहाँ पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है या 2 आ सकता है। इस पोजीशन पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इस पोजीशन पर भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। ठीक है, तो हर पोजीशन पे कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो 2 × 2 × 2। सिमिलरली नीचे वाले रो में भी 2 × 2 × 2 आ जाएगा। तो इस बॉक्स में भी 1 और 2 आ सकता है, इस बॉक्स में 1 और 2, इस बॉक्स में 1 और 2। तो 2 की पावर 6 हमारे पास आंसर हो जाएगा, विच इज़ 64। सो इस प्रॉब्लम का आंसर सी होगा। ठीक है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अ फंक्शन एफ R2R इज डिफाइंड एज x³ + 1। ठीक है, तो एक हमें फंक्शन दे दिया है y=f(x). R2R कहने का क्या मतलब होता था, ये इसका डोमेन है और ये ही R इसका कोडोमेन है जो यहाँ पर लिखा रहता है। R2R कहने का ये मतलब है रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, द फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम वैल्यू, बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यूज़। ठीक है, तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ, x³ का ग्राफ आपको शायद पता होगा, 0 पर इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा, -1 पर 0 होगा। हमेशा ये ग्राफ इंक्रीजिंग होता है, हम इसका डेरिवेटिव लेके भी चेक कर सकते हैं। से y=x³ + 1 है, इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 3x² आ जाएगा, विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस ग्राफ इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है तो किसी भी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं आएगा। जैसे इस पॉइंट पे अगर आपको लगेगा कि हाँ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, बट इसके अक्रॉस अगर आप छोटे सा भी इंटरवल लेंगे तो मिनिमम वैल्यू भी नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि ग्राफ इसके अक्रॉस क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा डी, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम कहने का मतलब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम इस केस में नहीं आएगा, इस ग्राफ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। साइन y दिया हुआ है x टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ a + y, तो हमें dx/dy निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना था, dy/dx नहीं पूछ रहा है, वो dx/dy पूछ रहा है।
तो करते हैं, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो साइन वाई का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में आपके पास दो फंक्शन है, एक्स कॉस ए प्लस वाई, तो दोनों का डेरिवेटिव लेंगे। एक्स कॉस, पहले एक्स यू इंटू वी का डेरिवेटिव होता था हमारे पास यू वी डैश प्लस वी यू डैश, ठीक है। तो एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ ए प्लस वाई इंटू ए प्लस वाई का डेरिवेटिव, ए का डेरिवेटिव 0, वाई का डेरिवेटिव वाई डैश कहने का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं वही लिख देता हूँ डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस ऑफ ए प्लस वाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा मेरे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म मैं उधर ले जाता हूँ, तो डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म इधर चली गई, क्या टर्म बच जाएगी यहाँ पे मेरे पास, कॉस वाई प्लस एक्स, क्योंकि ये माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस वाई, ठीक है। क्लियर है। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस वाई प्लस एक्स साइन ए प्लस वाई। अब एक चीज़ जो हमें देख के समझ आ जाएगी कि भाई ये तो मेरा आंसर डी वाई बाई डी एक्स का आ रहा है, मेरे को इसका रेसिप्रोकल लेना है, बट डिनोमिनेटर में भी मेरे को कॉस ए प्लस वाई जैसी टर्म तो दिख नहीं रही। बट एक चीज़ ये समझ आ रही है कि चारों ऑप्शन में ए और वाई हैं, तो मेरे को एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये वाली जो टर्म है मेरी एक्स, इसको मैं एलिमिनेट करता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई जो मेरा डी एक्स बाई डी वाई होगा वो किसके बराबर होगा, रेसिप्रोकल लेना है, कॉस वाई प्लस एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन वाई, एक्स की जगह पे, ये एक्स की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, साइन वाई डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई, और साथ में यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस वाई तो है ही हमारे पास, ठीक है, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए प्लस वाई। क्लियर हो गया। तो मेरा डी एक्स बाई डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई प्लस साइन वाई साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो डी एक्स बाई डी वाई मेरे पास आ जाएगा कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास है ऑलरेडी, विच इज़ ऑप्शन ए। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये तो एलिप्स है, अगर आपने 11th की भी एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ये एक्सिस में 3,0 होगा, यहाँ पे ये -3,0 होगा, y की वैल्यू 0,5, जो वर्टिसेस y के लॉन्ग आएंगे 0,-5। तो जो टेंजेंट होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस चाहते हैं तो वो इन पॉइंट्स पर आएगी, इन वर्टिसेस पर आएगी। तो क्लियर है, इसका आंसर होगा 0,+-5, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। बाकी हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कहने का मतलब है जो भी लाइन आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है उसकी स्लोप कितनी होगी, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम 0 करते हैं इस कर्व के ऊपर। तो 2x/9 इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, 2y/25 इज इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ले लिया। अब स्लोप को 0 कर देते हैं। तो अगर मैं स्लोप को 0 करूँगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स, जिसको मैं वाई डैश लिख रहा हूँ, उसको मैं 0 करना पड़ेगा मुझे अगर मेरे को लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस करनी है। तो 2x/9 + 0 इज इक्वल टू 0, मतलब x मेरा कितना हो जाएगा, 0। अब x को 0 अगर मैं इस इक्वेशन में डालूंगा, क्योंकि ग्राफ के ऊपर मेरे को पॉइंट निकालने हैं, तो मेरे पास आ जाएगा y²/25 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-5, ठीक है। तो पॉइंट क्या आ जाएगा, 0, +-5। तो आंसर इज बी, जो हमने ग्राफ से भी डायरेक्टली देख लिया था। क्लियर हो गया आपको ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 points 2x x plus 3 0x x plus 3 x plus 6 are collinear then x is equal to, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट की एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, बाकी आप इसको स्ट्रेट लाइन से भी कर सकते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, तो इसका क्या मतलब है, उनका एरिया या तो 0 होगा, ठीक है। उन तीनों पॉइंट से अगर आप एरिया बनाएंगे तो वो 0 होगा, और आप उनकी स्लोप भी बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनकी स्लोप भी बराबर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं एरिया से कर देता हूँ। तो हाफ ऑफ हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2x x + 3 1, ठीक है, 0x 1, फिर नेक्स्ट आ जाएगा x + 3 x + 6 1। दिस डिटर्मिनेंट शुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 2 0 बना लेते हैं। 2 0 बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, r1 टेंडिंग टू r1 - r3 एंड r2 टेंडिंग टू r2 - r3। ये हाफ को 0 में भेज देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या डिटर्मिनेंट बन जाएगा, r1 टेंडिंग टू r1 - r3 करूँगा तो x - 3
ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे -3, यहाँ पे आ जाएगा 0। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे -x -3, यहाँ पे -6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे x + 3 x + 6 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब इसको लास्ट कॉलम से सॉल्व कर देते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा -6x + 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 इंटू x + 3 ये टर्म आ जाएगी, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो -6x + 18 -3x - 9 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 9x = 9। तो x ये उधर ले गया मैं, -6x - 3x को उधर ले गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो लेट्स सी वेदर 1 इज़ इन दी ऑप्शन, यस। तो ऑप्शन डी इज़ दी आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है काफ़ी, आप इसको स्लोप से भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हुए हैं। cos इनवर्स ऑफ हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ -1/√2। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो भी आप कर सकते हो। sin 30 हाफ के बराबर होता है, ठीक है, और जो कि cos 60 के बराबर होता है। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी π/3, ये वाली वैल्यू -π/4 आ जाएगी, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 किसके बराबर हो जाएगा, -π/4। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 4π - 3π, तो π/12। तो π/12 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन ए है। तो 7th का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन, इफ x² + y² होल स्क्वायर इज इक्वल टू xy देन dy/dx। डेरिवेटिव लेना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी डेरिवेटिव ले सकते हो, लॉग लेके भी कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ x चेन रूल लगेगा, 2 टाइम्स ऑफ xk + y², x की पावर 2 का डेरिवेटिव है 2x इंटू इसका डेरिवेटिव विच इज़ 2x + 2y y डैश लिखने का मतलब है dy/dx। ठीक है, इज इक्वल टू xy' + y इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब ये y' वाली टर्म अलग करनी है मुझे, तो मेरे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x² + y² इंटू y'। ठीक है, तो इसको मैं 4 लिख देता हूँ पहले से ही, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ xk + y² y' प्लस 4x टाइम्स ऑफ xk + y² इज इक्वल टू xy' + y। अब इधर उधर कर लेते हैं ताकि y' अलग से निकल कर आ जाए। तो y' की वैल्यू मेरे पास आ जा रही है 4y टाइम्स ऑफ xk + y², ठीक है, -x इज इक्वल टू y - 4x टाइम्स ऑफ xk + y²। तो यहाँ से y' की वैल्यू आ गई मेरे पास y - 4x इंटू xk + y², ठीक है, डिवाइडेड बाय 4y इंटू xk + y² -x। ठीक है, ओके, तो हो सकता था ये xk + y² के होल स्क्वायर को इक्वल टू xy दोबारा से यूज़ करे, बट यहीं पर मेरे को लग रहा है आंसर आ गया है इसका। देखो ये वाली टर्म जो है ये और ये मैच कर रहा है एकदम, y - 4x xk + y², 4y xk + y² -x। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इस प्रॉब्लम का, सी। कुछ नहीं था, डायरेक्ट आपको डिफ्रेंशिएट करना था, आपको चेन रूल आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 9th क्वेश्चन, इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दिया हुआ है, तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, A ट्रांसपोज इक्वल टू A। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती थी, A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। देन ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2A ट्रांसपोज इक्वल टू A - A, मतलब 2A ट्रांसपोज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, A ट्रांसपोज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो A आ जाएगा, तो A किसके बराबर आ जाएगा, नल मैट्रिक्स विच इज 0 स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक इज ओनली डिफाइंड फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इस प्रॉब्लम का आंसर बी होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पे। लेट x इज इक्वल टू 1 2 3 एंड अ रिलेशन r इज डिफाइंड एज, तो एक रिलेशन उसने डिफाइन कर दिया है 1 3, 2 2, 3 2। ठीक है, तो एक रिलेशन वो डिफाइन कर रहा है ऑन दी सेट 1 2 3 पे। तो 1 2 3 कहने का मतलब है कि 9 एलिमेंट्स इस रिलेशन में आ सकते हैं। मैक्सिमम जो यूनिवर्सल सेट इस रिलेशन का बन सकता है 1 1, 1 2, 1 3, 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। अब वो कह रहा है ये जो रिलेशन है मेरे को ये बताइए कि मिनिमम कितने ऑर्डर्ड पेयर इसमें लगाऊं सच दैट दिस रिलेशन बिकम्स रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक। तो मेरे को इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक बनाना है। तो अगर आपको रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक बनाना है तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें 1 1 2 2 3 3 जो भी एलिमेंट सेट ए में होते हैं जिस पे वो डिफाइंड हो रहा है, इस केस में एक्स है, तो 1 1 2 2 3 3 चाहिए होगा। तो 2 2 तो है,
तो आपको 1 1 डालना पड़ेगा और 3 3 डालना पड़ेगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 3 आ रहा है तो 3 1 नहीं है तो 3 1 लगाना पड़ेगा आपको। 3 2 है तो 2 3 भी लगाना पड़ेगा। 2 2 के लिए नहीं लगाना पड़ेगा, 1 1 के लिए लगाना नहीं पड़ेगा, 3 3 के लिए लगाना पड़ेगा। 3 1 का 1 3 है, 2 3 का 3 2 है, तो आपको ये 4 एलिमेंट डालने पड़ेंगे। तो 1 1 डालना पड़ेगा, 3 3 3 1 2 3, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, डेफिनेशन पता होगी तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी से कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज़ एज फॉलोज। तो हमें मिनिमाइज़ करना है z इज इक्वल टू 2x प्लस वाई को। ठीक है, तो 2x प्लस वाई को मिनिमाइज़ करना है सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, x इज़ लेस देन इक्वल टू 9, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये हमें डायग्राम ही बनाना पड़ेगा क्योंकि वो यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 कॉर्नर पॉइंट्स हैं इसमें, और कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड हो रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स इंक्लूड नहीं हो रहे, तो ये चेक करना पड़ेगा। तो हमें डायग्राम ही बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ। तो लेट्स से ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। ठीक है, तो 0, मेरे को x पे 14 पॉइंट्स चाहिए, तो थोड़ा सा डायग्राम सोच समझ के थोड़े से पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, यहाँ तक ले लेते हैं। ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, तो अब एक सबसे पहली जो लाइन है मेरी वो है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14। तो 14 और 14 को ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। तो ये मेरी लाइन बन गई x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 14, मतलब ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के आपको नीचे रहना है। ठीक है, तो ये वाली लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, नेक्स्ट हमारे को देखना है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3, तो ये वर्टिकल लाइन हो जाएगी मेरे पास। ठीक है, क्योंकि वाई एक्सिस की क्वेश्चन होती है x इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू 3 हो गया। वो कह रहा है ग्रेटर रहना है, मतलब 3 से आगे रहना है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, तो ये पॉइंट 3,11 हो जाएगा। ये पॉइंट निकालने बहुत ज़रूरी है। ये वाला पॉइंट हो गया 3,0। ठीक है, अब नेक्स्ट है x लेस देन इक्वल टू 9। तो 9 पर ये वाली लाइन आ जाएगी हमारे पास, वर्टिकल लाइन विच इज़ x इज इक्वल टू 9। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास, ये हो जाएगा 9,5। ठीक है, मेरे को लेस देन इक्वल टू 9 रहना है, मतलब इस तरफ रहना है। ठीक है, अब एक लाइन है मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ये वाली लाइन एक और है। y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये y इक्वल टू 0 होता है x एक्सेस, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब इस लाइन से आपको ऊपर रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 7,7 है इस लाइन के ऊपर, 7,7 आएगा। थोड़ा सा इधर बना देता हूँ इसको 7,7। तो ये वाली लाइन जो मैंने बनाई, ये मेरी लाइन हो गई y इज इक्वल टू x। ठीक है, दिस लाइन इज y इज इक्वल टू x, दिस पॉइंट इज 3,3। ठीक है, दिस पॉइंट इज 7,7। अब इसमें ये देख लेते हैं, ये बोल रहा है एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। तो जैसे अगर आप ये वाला पॉइंट लेते हो 9,5, तो 9 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इस लाइन के आपको नीचे रहना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो x इक्वल टू 3 के राइट साइड में, x इक्वल टू 9 के लेफ्ट हैंड साइड में, y इक्वल टू x में, मतलब एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए तो उसके नीचे, तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा, ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं इसको थोड़ा ऐसे ब्लैक से शेड कर देता हूँ। तो ये मैंने सारे पॉइंट्स भी इसके लिख लिए हैं, तो मेरे पास ये रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज़ 9,0 एंड दिस पॉइंट इज़ 3,0। तो ऑल दी 5 पॉइंट्स आर देयर, तो 5 कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन कौन सा सही है। तो 5 पॉइंट्स इंक्लूडिंग 0 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन दिस रीजन, मतलब क्योंकि मेरे पास ये वाला रीजन है, तो 0 0 इज़ आउटसाइड दिस रीजन, तो ए ऑप्शन इज फॉल्स। including 7 7 and 3 3, this is true. 5 corner points including 14 0, 14 0 तो ये वाला पॉइंट है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। इंक्लूडिंग 3 6, 3,6 तो नहीं है, यहाँ पर आएगा। एंड 9 5, 9 5 इंक्लूडेड है, 3,6 इज आउटसाइड, तो ये भी गलत है। इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर या एक्चुअल आंसर जो इस प्रॉब्लम का होगा वो बी ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों पॉइंट भी आ रहे हैं और 5 कॉर्नर पॉइंट्स भी हैं, तो 11th का आंसर हमारे पास बी आ गया। नेक्स्ट आते हैं, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज दिस, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर 3x माइनस ई की पावर माइनस 5x बाय एक्स, ये हमारे पास k के बराबर आना चाहिए।
ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, अगर आपको एल एच रूल आता है तो एल एच रूल से कर सकते हो, नहीं तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, मैं दोनों से बता देता हूँ। अगर हम एल एच रूल लगाएंगे, एल एच रूल ये कहता है अगर 0/0 फॉर्म है, ऊपर वाले को अलग से डिफ्रेंशिएट कर दो, कि पावर 3x इंटू 3 माइनस ई की पावर -5x इंटू -5 डिवाइडेड बाई 1 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू k। तो 0 पुट करेंगे इसमें, ये आ जाएगा 3 + 5 इज इक्वल टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको और भी करने का तरीका क्या है, फॉर्मूला होता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर x का, तो ई की पावर 3x - 1 + 1 माइनस ई की पावर -5x डिवाइडेड बाय x। यहाँ से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ई की पावर 3x - 1 डिवाइडेड बाय 3x इंटू 3 करना पड़ेगा। लिमिट स्प्लिट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों फाइनाइट आ रही हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा ई की पावर -5x - 1 नेगेटिव बाहर ले लिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय -5x इंटू -5। ठीक है, तो माइनस बाहर ले लिया, फिर -5x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो अब ये वाली जो टर्म है ई की पावर t - 1/t लिमिट t टेंडिंग टू 0, ये भी 1 के बराबर है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर लिमिट ई की पावर t - 1/t t टेंडिंग टू 0, जब एक्सटेंडिंग टू 0 होगा 3x भी टेंड्स टू 0 करेगा। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 + 5 विच इज़ इक्वल टू 8। तो इसका आंसर इस तरीके से भी क्या आएगा, डी ही आएगा। क्लियर हो गया, तो 12th का आंसर डी है। आगे बढ़ते हैं। Cij denotes the cofactor of the element Pij of the matrix P. Okay, then the value of C31। तो C31 जो है वो कोफैक्टर है P31 का। ठीक है, तो P31 का कोफैक्टर है, तो कोफैक्टर ऑफ P31 लिख देता हूँ मैं इसको। कोफैक्टर ऑफ P31 का मतलब हो गया थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका कोफैक्टर है। तो पॉजिटिव में आएगा, ये रो हटेगी कॉलम हटेगा, क्या वैल्यू आ जाएगी 3 - 4, ये वाली वैल्यू आ रही है हमारे पास -1। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास C23 विच इज़ कोफैक्टर ऑफ P23। ठीक है, तो ये नेगेटिव में आएगा। P23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसका कोफैक्टर, तो ये माइनस लगेगा इसके साथ में, ये रो और ये कॉलम हटाएंगे, तो 2 + 3 5 आ जाएगा। तो ये वैल्यू -5 है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है मुझे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मेरे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 द फंक्शन दिस इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल। ठीक है, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है। तो वाई डैश निकालते हैं, क्या वैल्यू आएगी x² ई की पावर -x इंटू -1 प्लस ई की पावर -x इंटू 2x। ठीक है, डेरिवेटिव समझ आ गया, x² इंटू ई की पावर -x इंटू -1 प्लस ई की पावर -x इंटू 2x। तो ई की पावर -x अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x - x², तो -x इंटू ई की पावर -x इंटू x - 2। ठीक है, तो अब क्या क्या रूट आ रहे हैं इस फंक्शन के, हमारे पास रूट आ रहे हैं 0 और 2। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे हमारा ग्राफ डिक्रीज करेगा, फिर इंक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा, क्योंकि उसने डिक्रीजिंग का इंटरवल पूछा है। तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा f ऑफ x इज डिक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो -∞ से 0 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन पे एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड। अच्छा, 15th क्वेश्चन में कह रहा है एक रिलेशन है जिसमें x, y आ रहा है और x, y बिलोंग्स टू जेड है। जेड कहने का मतलब होता है इंटीजर्स। ठीक है, तो इज अ रिलेशन इन दी सेट जेड देन द डोमेन ऑफ आर। अब आर में क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, जो डोमेन होगा उसमें एक्स आएगा क्योंकि एक्स पहले लिखा हुआ है, तो डोमेन के एलिमेंट में एक्स आएगा। तो एक्स आप 0 पुट करोगे तो y² < 4 है। तो हाँ, y इंटीजर पॉसिबल है, y कहाँ से कहाँ के बीच में आ जाएगा, -2 से 2 के बीच में आ जाएगा। इसका मतलब है x = 0 इज इन डोमेन। ठीक है, जब जब y रियल आता रहेगा तो डोमेन में होगा। तो x अगर आप 1 लेते हो, x1 और -1 दोनों आएगा, मतलब x1 और -1 पे दोनों पर y² आपका < 3 हो जाएगा। तो y आपका -√3 से √3 में रहेगा। तो y क्योंकि इंटीजर है तो y क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है, -1 0 1, ये 3 वैल्यूज़ ले सकता है। तो मतलब ये दोनों भी डोमेन में आएंगे, तो 1 and -1 इज ऑल्सो इन द डोमेन। अच्छा, अगर x को 2 और -2 लेते हैं तो
तो मेरे पास वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, तो वाई स्केयर इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू 0 पॉसिबल है, इसका मतलब है 2 और -2 भी डोमेन में आएंगे। बट एक्स को मैं अगर 3 लेता हूँ तो मेरे पास दिक्कत हो जाएगी। वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 9, तो वाई स्केयर लेस देन इक्वल टू -5 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, इसलिए जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं जो डोमेन में आएंगी वो क्या क्या आएंगी -2, -1, 0, 1, 2, ये 5 वैल्यूज़ मेरे डोमेन में आएंगी। तो ये जो है मेरे को ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसीलिए द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज़ बी। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + ky = 5, तो एक इक्वेशन दी हुई है 5x + ky = 5, ठीक है, एंड 3x + 3y = 5 विल बी कंसिस्टेंट। अब ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट कब होगा, इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो इसका d ≠ 0 आ जाए, उस केस में ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगा तो हमारे पास यूनिक सोल्यूशन आएगा, या ये d = 0 आ जाए जिसमें ये कोइंसिडेंट लाइंस बन जाए। कोइंसिडेंट लाइंस अगर d = 0 आता है तो दो केस हो सकते हैं, या तो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगे या पैरेलल लाइंस बनेंगी। ठीक है, तो कोइंसिडेंट लाइन में होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ठीक है, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोइंसिडेंट लाइंस अगर होंगी तो 5/3 = k/3 = 5/5 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब ये कोइंसिडेंट लाइंस नहीं बनेंगी, तो d = 0 वाला केस ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, पैरेलल लाइंस बनेंगे तो नो सोल्यूशन आएगा। कंसिस्टेंट कहने का मतलब है सोल्यूशन होना चाहिए, तो d शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो इसका d निकाल लेते हैं, विच इज़ 5k33, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा 15 - 3k शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 5। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो दिया हुआ है या जो एक्चुअल आंसर है वो क्या होगा, इसका d हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16th हो गया, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। तो 17th क्वेश्चन में मेरे को ये दिया हुआ है, कर्व क्या दी हुई है, y × 1 + x² = 2 - x, ये कर्व दी हुई है मेरे को। वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व वेयर इट क्रॉसेस x एक्सिस, वेयर इट क्रॉसेस, ये क्रॉसेस है वर्ड, वेयर इट क्रॉसेस दी x एक्सिस। अब x एक्सिस का मतलब क्या होता है कि मेरा भाई y 0 के बराबर है, x एक्सिस की इक्वेशन ही y = 0 होती है। तो जैसे आप y को 0 रखोगे इसमें तो 0 = 2 - x आ जाएगा, मतलब x = 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो पॉइंट है वो 2, 0 आ गया। तो यहाँ पर 2, 0 के ऊपर आपको क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब तो इजी क्वेश्चन हो गया, y = 2 - x / 1 + x² है। अब हम क्या करेंगे, 2, 0 इस कर्व के ऊपर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P निकाल लेंगे, तो वो dy/dx से आ जाएगा। तो dy/dx निकालते हैं, dy/dx कैसे निकालोगे, क्वेश्चन ट्रू लगेगा, v × du, ठीक है, -u × dv/v², तो 1 + x² का होल स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, x को कितना डालना है 2, तो 2 डाल दीजिए यहाँ पे डायरेक्टली। तो 4 + 1 5, तो -5 - 0 अपॉन 4 + 1 इज़ 5, 25, तो वैल्यू आ गई -1/5। तो इक्वेशन आ जाएगी y - 0 -1/5 × x - 2। ये मैंने पॉइंट स्लो फॉर्म यूज़ कर लिया। 5y = -x + 2, तो मेरे पास आ रहा है x + 5y = 2। ठीक है, तो ये ऑप्शन आ रहा है मेरे पास सी, तो 17 का आंसर हो गया मेरे पास सी। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 18th प्रॉब्लम में क्या है, दो मैट्रिक्स बराबर दी हुई हैं, दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ AB - CD। तो मुझे AB - CD की वैल्यू निकालनी है, तो बेसिकली ABCD निकालना होगा। तो आप दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। 3C + 6 = 12, तो 3C मेरे पास 6 के बराबर आ जाएगा, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो मेरे पास C की वैल्यू तो 2 आ गई। अब A - D मेरे को 2 दिया हुआ है एंड A + D मेरे को -8 दिया हुआ है, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करके मेरे पास आ जाएगा 2A = -6, तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। A की वैल्यू -3 हो गई, तो -3 - D = 2, तो D की वैल्यू हो जाएगी -5, तो D की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। अब बचा है B, तो 2 - 3B = -4 है, ठीक है, तो 3B = 6 हो गया, B की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब मुझे निकालना है AB, A × B इज़ -6 -C × D 2 × -5, तो ये वाली वैल्यू बन रही है 10 - 6 = 4, विच इज़ ऑप्शन ए। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो गया ए।
आसान प्रॉब्लम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 9π/8, ओके। आसान क्वेश्चन है ये भी बहुत। tan इनवर्स ऑफ 9π/8 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बाहर है tan इनवर्स के, तो मतलब -π/2 से π/2 में आंसर आना चाहिए। तो 9π/8 आप आंसर नहीं दे सकते, इसलिए इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/8, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव, ऑल साइन tan cos, तो वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ tan π/8, ठीक है। अब π/8 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा π/8। तो आंसर इज ए, ठीक है। तो 19 का आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 20th, फॉर टू मेट्रिसेस P एंड Q ट्रांसपोज वी हैव टू फाइंड P माइनस Q। तो Q ट्रांसपोज दिया हुआ है, इसका ऑर्डर है 3x2, इसका ऑर्डर है 2x3। तो आप Q ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो Q आ जाएगा ना अपने पास। तो P की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले मैं, 3 4 -1 2 0 1, ठीक है। एंड Q की वैल्यू ले लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो -1 2 1 1 2 3। अब आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बहुत ईजी है, सेम ऑर्डर है हमारे पास। तो 2x3 की मैट्रिक्स आएगी 3x2 की, 3x2 की आएगी, सॉरी, क्योंकि इसमें कितने 3 रोज हैं और 2 कॉलम है ना दोनों में। ये भी 3x2 है और ये भी 3x2 है, तो ये 3x2 की मैट्रिक्स आएगी। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट करने हैं। 3 - -1 इज 4, 4 - 1 इज 3, -1 - 2 इज -3, 2 - 2 इज 0, 0 - 1 इज -1, 1 - 3 इज -2। तो अब ये देखो मैच कर रहे हैं, 4 3 -3 0 -1 -2, तो बी इसका आंसर आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्लियर हो गया, आसान है ये प्रॉब्लम भी। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। ओके 21, हाँ ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, बिकॉज एनसीईआरटी में इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अलग अलग कंडीशन होती है। वैसे जेई मेंस में ऐसा नहीं होता है, बट एनसीईआरटी के हिसाब से अभी जैसे उसने डिक्रीजिंग बोला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब डिक्रीजिंग बोला था तो वहाँ पे उसने ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करी थी ओपन क्लोज की, बट इस प्रॉब्लम में सीबीएसई ने ओपन क्लोज की कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग है, इसीलिए जो इसमें आंसर होना चाहिए वो, चाहे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लो चाहे वो इंक्रीजिंग लो, मतलब जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से हम दोनों को सेम मानते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी एक बार। तो इसका f' निकालेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? ये आ जाएगा 6x² - 30x + 36, ठीक है। तो 6 निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा x² - 5x + 6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रूट आ गए, इसके फैक्टर आ गए ना, x - 2 x - 3, ठीक है। तो अपने पास ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो प्लस माइनस प्लस लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा ग्राफ है वो -70 से 2 में इंक्रीज़ करेगा, फिर 2 से 3 में डिक्रीज़ करेगा, 3 के बाद इंक्रीज़ करेगा। तो लॉजिकली क्या होना चाहिए कि 2 पर 2 पर आप क्या बोलोगे? 2 पर ना तो वो इंक्रीजिंग है ना तो वो डिक्रीजिंग है ग्राफ एक्चुअली में, क्योंकि ग्राफ क्या है 2 से पहले इंक्रीज कर रहा है और 2 के आगे डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली 3 से पहले डिक्रीज कर रहा है और 3 के आगे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन उनको क्रिएट नहीं करना चाहिए था। तो अगर हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, जैसा हम जेई में इंक्रीजिंग को भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, तो उसके हिसाब से मेरा आंसर आना चाहिए -∞ से 2 ओपन यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। और इंक्रीजिंग अगर मैं बोलता हूँ तो एनसीईआरटी ने एग्जाम्पलर में ही लिखा हुआ है इंक्रीजिंग, एनसीईआरटी इसको ऐसा कहता है कि -∞ से 2 क्लोज यूनियन क्लोज 3 से इन्फिनिटी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं पेपर दे रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपको ये क्लियर होगा कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो डिफरेंस मानते हैं, ठीक है। बट अभी आप इससे पहले हम एक और क्वेश्चन कर रहे थे, देखो उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें उसने क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ है। तो डिक्रीजिंग के केस में वो क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें डिक्रीजिंग है, इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोला ही नहीं हुआ है। तो डिक्रीजिंग में उसने क्या लगाया हुआ है? ओपन ब्रैकेट लगाया हुआ है। सेम क्वेश्चन ये है। अब इंक्रीजिंग में वो उसमें इन्होंने जो आंसर की दिया हुआ है, मैंने आंसर की देखा था इसका, तो उसमें इसमें क्लोज इंटरवल दिया हुआ है। तो लॉजिकली 2 पर फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, क्योंकि इंक्रीजिंग की डेफिनेशन होती है कि 2 के अक्रॉस आपका ग्राफ क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए, तभी मैं इंक्रीजिंग बोल पाऊंगा। या वन साइडेड डेफिनेशन अगर आप देख रहे हो, तो जैसे वन साइडेड डेफिनेशन देख रहे हो, आपका ग्राफ यहाँ पर आ रहा है, तो अब ये 2 के अक्रॉस इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक है।
जो लॉजिकली सही स्टेटमेंट जो लॉजिकली सही है सी इसका आंसर नहीं होना चाहिए। बट एनसीईआरटी में सी दिया हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कंफ्यूज थे कि इसका आंसर सी होना चाहिए या ए होना चाहिए। आंसर की में सी दिया हुआ है, बट क्योंकि आप वैसे अगर लॉजिकली सोचते हो 2 के क्रॉस मेरा ग्राफ क्या है, 2 के क्रॉस ना तो ग्राफ इंक्रीजिंग है ना ग्राफ आपका डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो 2 पे आप इंक्रीजिंग इसको नहीं बोल सकते, तो आंसर शुड बी ए। आंसर की में उन्होंने सी दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्लियर हो गया, तो मतलब मैं इसका आंसर ए बता रहा हूँ। जेई मेंस अगर होता तो जेई मेंस इसका आंसर ए बताता। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमें इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास 2 कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ठीक है। एंड डी एक्स बाई डी थीटा आ जाएगा मेरे पास माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं, आंसर उसने बहुत सिंपली ऐसे दे दिया है, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन यहाँ पे दे दिया है साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो 22 का आंसर हमारे पास आ रहा है कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी ऑप्शन इज मैचिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पैरामीट्रिक फॉर्म का है, ठीक है। 23 पे आते हैं। डोमेन ऑफ द फंक्शन कॉस इनवर्स एक्स अगर रहता है तो उसका डोमेन क्या रहता है, -1 से 1। तो 2x माइनस 3 जो है इसका डोमेन, अब x की जगह 2x माइनस 3 आ रहा है, तो 2x माइनस 3 कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -1 से 1। तो 2x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 3 ऐड कर दीजिए, 2 से लेकर 4 तक हो जाना चाहिए। तो x कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1 से, मतलब डिवाइड करना है अब 2 से, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, तो 1 से 2, तो क्लोज इंटरवल 1 से 2, डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 23 हो गया, आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स कैपिटल ए डिफाइन किया हुआ है, 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं पहले 3x3 की मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी है, आई लेस देन जे, आई इक्वल टू जे, आई ग्रेटर देन जे, ठीक है। तो आपको ये पता होगा डायगोनल एलिमेंट पे तो बराबर होता है, A12 A13, ठीक है। A21 ये मेरी ये मैट्रिक्स है, A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट पे हमारे पास क्या है, आई इक्वल टू जे है। तो जब डायगोनल एलिमेंट अगर आप देखोगे तो डायगोनल एलिमेंट पे आई इक्वल टू जे है, तो आई इक्वल टू जे पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 5। तो यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और यहाँ पर भी 5 आएगा, ठीक है। आई लेस देन जे कहाँ कहाँ पर है, आई लेस देन जे आपका, आई लेस देन जे मतलब यहाँ पर ये आई है, ये जे है, ए आई जे में ना, तो ये आई लेस देन जे है, ये आई लेस देन जे है, ये आई लेस देन जे है, और आई ग्रेटर देन जे नीचे वालों के लिए। तो आई लेस देन जे में उसने क्या बोला हुआ है, 2i + 3j, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो A12 जो आएगी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 × 1 + 3 × 2, तो 6 + 2 8 वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। A13 में कितना आ जाएगा, A13 में आ जाएगा 2 × 1 + 3 × 3, तो 9 + 2 ये वाली वैल्यू मेरी 11 आ जाएगी। A23 में कितना आ जाएगा, आई लेस देन जे है, तो 2 × i, तो 4 + 9 ये वाली वैल्यू मेरी 13 आ जाएगी, ठीक है। अब आई ग्रेटर देन जे पे आते हैं। A21 में क्या आ जाएगा, A21 में आ जाएगा 3 × i, 6 - 2 × 1, 2 × 1 हो जाएगा 2, तो ये वाली वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, A31 में कितना आ जाएगा, 3 × 3 9 - 2, तो ये वाली वैल्यू मेरी 7 आ जाएगी, ठीक है। 32 में आ जाते हैं। A32 में कितना आ जाएगा, 9 - 4, ये वाली वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर मोर देन 5, तो मोर देन 5 एक वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू हो गई, 3 वैल्यू हो गई और 4 वैल्यू हो गई। 5 5 5 जो है इक्वल टू 5 है, तो 4 वैल्यूज आ जाएंगी, तो इसका आंसर बी हो जाएगा 4, ठीक है। 4 इज द आंसर, वैल्यू 4 इज द आंसर, बी ऑप्शन, ठीक है। 24 क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं 25 पे। द फंक्शन k cos x pi - 2x, बहुत आसान क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 पे k cos x 0/0 फॉर्म है, π - 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 3 के बराबर है। तो आप इसमें एलिस रूल भी लगा सकते हो डायरेक्ट, तो k - sin x और डेरिवेटिव में नीचे आ जाएगा -2, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 इज इक्वल टू 3, तो π/2 पुट करेंगे, ये वाली sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बाकी आप इसको लिमिट से भी कर सकते हो, लिमिट के जनरल फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा, हम ऐसा करते हैं, x π/2 को टेंड कर रहा है, तो t मान लेता हूँ मैं x - π/2, तो t
टी मेरा किसको टेंड करेगा, 0 को। के कॉस ऑफ एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा अब, टी प्लस पाई बाई टू, पाई माइनस 2x टी प्लस पाई बाई टू। अब देखो क्या वैल्यू आती है, तो बन जाएगा लिमिट टी टेंडिंग टू 0 पाई बाई टू प्लस टी माइनस के साइन टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2t, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, दिस वैल्यू इज 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन टी बाई टी 1 दे देगा, बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स 1 के बराबर होता है, तो के की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी, विच इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, ठीक है, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल एक्स, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कैपिटल एक्स विच इज़ 0 1 1 1 0 1 1 1 0, सॉरी एक्स के माइनस एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम एक्स के निकाल लेते हैं। तो एक्स के किसके बराबर हो जाएगा, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0। मल्टीप्लाई करना आता होगा आप लोग को, तो क्या कर देते हैं हम, फर्स्ट रो को उठा के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 0 + 1 + 1, तो ये वाली वैल्यू 2 आ गई। फिर इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 + 0 + 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसको उठा के थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 + 1 + 0, यहाँ पर भी 1 आ गया। अब सेकेंड को उठा लो, सेकेंड रो को उठा के आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ये एलिमेंट था मेरे पास 0 1 1, तो सेकंड रो को उठा के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 + 0 + 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। इसको उठा के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 0 + 1 2 आ जाएगा। फिर इसको उठा के इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा। इसको उठा के इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, 1 0 0 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स स्केयर हो गया। अब हमें निकालना है एक्स स्केयर माइनस एक्स, तो एक्स के माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होंगे, 2 - 0 = 2, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 2 - 0 = 2, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 1 - 1 = 0, 2 - 0 = 2, तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 2 आइडेंटिटी हो गया है बेसिकली। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो 26 का आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 27 क्वेश्चन पे आते हैं। लेट x = x स्केयर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर f n to x, ठीक है। तो अब उसने बोला है कि n, कैपिटल N कहने का मतलब होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अब मेरे पास एक नेचुरल नंबर का सेट है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल रहा है, और एक तरफ मेरे पास सेट x है विच इज़ x स्केयर वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो जब आप x1 लोगे तो 1 स्केयर आ जाएगा, x2 लोगे तो 4 आ जाएगा, 3 लोगे तो 9 आ जाएगा, 4 लोगे तो 16 आ जाएगा, 5 लोगे तो 25 36 ऐसे चलता रहेगा। अब फंक्शन उसने डिफाइन किया हुआ है f(x) = x स्केयर वेयर x बिलोंग्स टू n। अब फंक्शन उसने कैसे डिफाइन कर दिया, x स्केयर, तो फंक्शन उसका यहाँ से यहाँ पर x स्केयर का फंक्शन डिफाइंड है। तो 1 की आउटपुट क्या आएगी, 1 स्केयर, तो 1 से लिंक हो गया। 2 की आउटपुट क्या आएगी, 2 स्केयर, 4 से लिंक हो गया। 3 9 से, 4 16 से, 5 25 से, 6 36 से ऐसे लिंक होते रहेंगे, तो सारे एलिमेंट लिंक होते रहेंगे। तो देखने में क्या पता चल रहा है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट आ रहा है, और कोई भी एलिमेंट डोमेन में भी खाली नहीं है, कोई भी एलिमेंट रेंज में भी खाली नहीं है। तो 1 1 भी हो गया ये, एंड ऑन टू भी हो गया। तो 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन को क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ठीक है, क्लियर है। तो 27 का आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं। The corner point of the feasible region for a LPP are 0 5 1 5 R 4 2 S 12 0, then the minimum value of the objective function। तो z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसान है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है, कॉर्नर पॉइंट पर ही आता है। तो जेड पी अगर हम पुट करेंगे तो वैल्यू आ रहा है 2 × 0 + 5 × 5, वैल्यू आ रही है 25, ठीक है। जेड को अगर मैं क्यू पुट करता हूँ तो आ जाएगा 2 × 1 + 5 × 5 विच इज़ 27। तो z को अगर मैं r पुट करता हूँ तो 2 4 2 × 4 + 5 × 2, तो ये मेरे पास 18 आ रहा है, 8 + 10, ठीक है। z को मैं s पुट करता हूँ तो 2 × 12 + 5 × 0, ये मेरे पास 24 आ रहा है। तो मेरे को ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम इज एट r विच इज़ 18, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू इज एट द पॉइंट r, तो सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट दिस पॉइंट। अच्छा, नॉर्मल क्या होती थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। तो आपको पहले तो स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इस लाइन, इस कर्व के ऊपर ही आ रहा है, ay² = x³
ए एम स्केयर कॉमा ए एम क्यूब आप पुट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब पहले स्लोप निकालते हैं, तो 2a वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्केयर, सही है। डेरिवेटिव ले लिया, 2a वाई डैश इज इक्वल टू 3x स्केयर, तो मेरे पास जो वाई डैश आएगा ये स्लोप हो गया बेसिकली, तो 3x स्केयर बाय 2a आ जाएगा। तो इस पॉइंट को p मान लेते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p 3 इंटू एक्स स्केयर, तो ये हो जाएगा a स्केयर m4 डिवाइडेड बाई 2a इंटू वाई की वैल्यू हो जाएगी a m क्यूब, ठीक है। तो ए स्केयर m4 यहाँ पे ए एम क्यूब आ जाएगा, तो ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल हो गया, तो 3/2m मेरे पास टेंजेंट की स्लोप आ गई। तो नॉर्मल की स्लोप कितनी हो जाएगी, नॉर्मल की स्लोप एट पॉइंट बी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो -2/3m, क्लियर है। पॉइंट है ही मेरे पास, तो नॉर्मल की इक्वेशन लिख लेते हैं, y माइनस ए एम क्यूब इज इक्वल टू -2/3m इंटू एक्स माइनस ए एम स्केयर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3my माइनस 3am4 इक्वल टू -2x प्लस 2am स्केयर। तो फाइनली मेरा जो आंसर आना चाहिए वो, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 2x प्लस 3my माइनस 2am स्केयर माइनस 3am4 इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर आना चाहिए, 2x प्लस 3my माइनस 2am स्केयर माइनस 3am4, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो डी मैच कर रहा है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इफ़ ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो ए इज़ अ स्केयर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू -5 है। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए का फॉर्मूला होता था डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, इजीली डिराइव भी किया जा सकता है इस आइडेंटिटी से, ए एडजॉइंट ए जो होता है वो मॉड आई एन के बराबर होता है, ठीक है। तो मॉड ए की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो -5 की पावर 2, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 25। 30th का आंसर हमारे पास 25 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, ओके। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें कोई भी डोमेन नहीं दिया हुआ है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो आप क्या करो, x को cos 2 थीटा पुट करते हैं, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस √1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा ना, 1 प्लस ये वाली टर्म जो बनेगी ये 2 cos स्क्वायर थीटा बनेगी, तो √2 cos मॉड एक्चुअली में √2 मॉड cos थीटा आना चाहिए, बट क्योंकि डोमेन वगैरह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, कोई थीटा के ऊपर कंडीशन नहीं है, कोई एक्स के ऊपर कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इसको √2 cos थीटा ले लेते हैं। जेई में अगर हम इस क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो हम इसको ऐसा करते हैं कि हम x को cos 2 थीटा नहीं मान के cos इनवर्स x को हम 2 थीटा मानते हैं ना, तो हम इस तरीके से करते हैं, तो उस पर थीटा के ऊपर ऑटोमेटिकली कंस्टेंट आ जाता है, माइनस ये आ जाएगा √2 मॉड साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा √2 cos थीटा प्लस √2 साइन थीटा, ठीक है। तो √2 कैंसिल कर दोगे आप, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, cos थीटा से डिवाइड कर दिया, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/4 माइनस थीटा। तो tan इनवर्स tan को कैंसिल कर देगा, कंसिडरिंग π/4 माइनस थीटा इज इन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो π/4 माइनस थीटा हो जाएगा हाफ cos इनवर्स x, तो π/4 माइनस हाफ cos इनवर्स x इज द आंसर। सो इस प्रॉब्लम का आंसर सी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर द मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब इज़ 125, तो हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ए का होल क्यूब भी लिख सकता हूँ मैं इसको, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी, क्योंकि 5 क्यूब इज़ 125। देन द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, तो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू इस मैट्रिक्स से क्या आ जाएगी, अल्फ़ा स्केयर -4 इज इक्वल टू 5, तो अल्फ़ा स्केयर इज इक्वल टू 9, अल्फ़ा कितना आ जाएगा मेरे पास +-3, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 32 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं 33 पे, इफ़ y इज इक्वल टू साइन ऑफ m साइन इनवर्स x देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, देखो अब इसमें ना एक तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और y का डबल डेरिवेटिव है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस तरफ से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने लगूंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को चेन रूल लगेगा, तो इसलिए बेटर है मैं इसको ऐसे लिख दूँ,
साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एम साइन इनवर्स एक्स। अब देखो मैं डेरिवेटिव लेता हूँ इसका, तो साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव मेरे पास क्या हो जाएगा, 1/√1 माइनस वाई स्केयर इंटू वाई डैश इज इक्वल टू एम अपॉन √1 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, क्योंकि मेरे को 1 माइनस एक्स स्केयर वाली टर्म चाहिए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, √1 माइनस एक्स स्केयर टाइम्स ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ √1 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखो क्या बनेगा, √1 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इंटू इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 √1 माइनस एक्स स्केयर इंटू -2x। ठीक है, तो m तो कांस्टेंट है हमारे पास, इधर डेरिवेटिव आ जाएगा 2/1 माइनस वाई स्केयर इंटू -2y वाई डैश। ठीक है, तो अब मेरे पास टर्म हो गई, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डबल डैश, ठीक है, माइनस एक्स वाई डैश अपॉन √1 माइनस एक्स स्केयर। ठीक है, और यहाँ पे मेरा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी -my वाई डैश अपॉन √1 माइनस वाई स्केयर। ओके, तो इसको भी उधर ले जाता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डबल डैश, देखो ये तो टर्म मेरे पास आ गई, 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश, यहाँ पे आ जाएगा -my वाई डैश √1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन √1 माइनस वाई स्केयर। देखो इस रिजल्ट को एक बार और आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो इसमें ऐसा आ रहा है 1 माइनस एक्स स्केयर इंटू वाई डैश, ये वाली जो टर्म है मेरी, ये वाली जो टर्म है ये मेरी किसके बराबर है, m इंटू √1 माइनस वाई स्केयर। तो दिस टर्म इज सेम एज m इंटू √1 माइनस वाई स्केयर, तो √1 माइनस वाई स्केयर मेरा कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आंसर आ रहा है 1 माइनस एक्स स्केयर वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश प्लस एम स्केयर वाई इज इक्वल टू 0। अभी देखो ये कहीं हमें मैच करता हुआ दिख रहा है, तो ये मेरे पास आ रहा है माइनस एक्स वाई डैश मतलब dy/dx, वाई डबल डैश मतलब d2y/dx के, तो ये बी ऑप्शन आ रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, 33 हो गया। 34 पे आते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स √3 अलग से निकाल लेते हैं, विच इज 60 डिग्री, तो π/3 हो जाएगा। कॉट इनवर्स ऑफ -√3 जो है, इसको माइनस के लिए हम क्या कर देते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ √3 लिख लेता हूँ, तो इसको मैं लिख लूँगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/√3, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस π/6। ठीक है, तो बन जाएगा ये 5π/6। आपको अब क्या करना है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो π/3 माइनस 5π/6, तो ये वाली वैल्यू एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा -3π/6, वैल्यू आ जाएगी -π/2। सो बी इज़ द राइट आंसर, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। 34 हो गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x⁻⁴ ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करके आपको चेक करना पड़ेगा, तो चेक करते हैं। y = 1/x⁻x है, लॉग ले लेते हैं, ln y आ जाएगा मेरे पास x ln ऑफ 1/x। ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा ln y = -x ln x, डेरिवेटिव लेंगे अब, तो डेरिवेटिव अगर मैं लेता हूँ तो आ जाएगा 1/y वाई डैश। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं ना 1/x⁻x जैसे, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, तो वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं बेसिकली। तो 1/y वाई डैश = -x इंटू ln x का डेरिवेटिव 1/x प्लस ln x इंटू x का डेरिवेटिव 1, तो y डैश मेरे पास आ जाएगा -y विच इज़ 1/x⁻x 1 प्लस ln x। दिस टर्म इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ln x का रूट क्या आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है, ln x = -1, तो x = 1/e, तो x = 1/e के आगे मेरा ग्राफ नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बैठा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो 1/e पे ग्राफ जो है f(x) का जो ग्राफ है 1/e से पीछे इंक्रीज़ करेगा और 1/e के आगे डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 1/e पर क्या आएगी, इसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो f ऑफ 1/e मेरे पास आ जाएगा e की पावर 1/e। ठीक है, तो e की पावर 1/e आ गया, समझ आ गया ना। 1/x की जगह आप क्या पुट कर देंगे, 1/e, तो वो e हो जाएगा और x की पावर 1/e आ जाएगा, तो a इसका आंसर हो गया। सो a इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, let matrix X is equal to xij which is given in the matrix mij where mij is minor of xij। तो मतलब आपको हर एक एलिमेंट की जगह उसका माइनर लिख देना है। तो इस प्रॉब्लम में ऐसा है कि जो mij y है वो mij है और वो हर पॉइंट की जगह, हर एलिमेंट की जगह उसका माइनर है। तो पहले 1 का माइनर लेते हैं, तो 1 का माइनर है मेरे पास
वन का माइनर M11 जो 1 का माइनर है उसकी रो हटाएंगे, उसका कॉलम हटाएंगे, क्या वैल्यू बनेगी 12 - 5, तो ये वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, फिर M12 का माइनर लेंगे तो इसका माइनर लेंगे तो इसकी रो हटाएंगे, इसका कॉलम हटाएंगे, तो इसकी रो इसका कॉलम हटाएंगे तो 9 + 10, तो ये वैल्यू 19 आ रही है, तो ये 19 आ गया। इसका माइनर लेंगे अब, ठीक है, क्लियर हो गया ये। अच्छा, थर्ड वाले का लेते हैं अब। इसका माइनर लेंगे तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, तो M13 ये आ जाएगा, इसकी ये रो हटेगा और ये कॉलम हटेगा, तो -3 - 8, ये वाली वैल्यू आ गई -11। ठीक है, वैसे आप अगर जल्दी में होते इस क्वेश्चन को करने के लिए तो C और D ऑप्शन आ रहा है, 1-2 एलिमेंट और निकालोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि क्या आंसर आएगा। M21 पे आते हैं। M21 का मतलब हो गया ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो ये वाली वैल्यू आ रही है -3। को फैक्टर नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है, माइनर लिखना है, तो ये रो हटेगा, ये कॉलम हटेगा, -3 + 2, तो ये वाली वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, तो हम पूरा निकाल देते हैं। M22 के लिए इसकी रो हटेगा, इसको कॉलम हटेगा, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 - 4, ये वाली वैल्यू भी आएगी -1। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट -5 का माइनर लिखना है, तो M23 का हो जाएगा, इसकी रो और इसका कॉलम हटा दो, तो -1 + 2, तो ये वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 2 का माइनर हो गया M31, रो हटेगा, कॉलम हटेगा, 5 - 8, क्या वैल्यू आएगी -3। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं -1 का माइनर, ये रो हटेगी, कॉलम हटेगा, M32 में ये रो हटेगी, कॉलम हटेगा, -5 - 6, तो ये वैल्यू आ गई -11। ठीक है, नेक्स्ट इज M33 में इस एलिमेंट की रो और कॉलम हटेगा, तो 4 + 3 7। तो देखो कौन सा मैच कर रहा है, D मैच कर रहा है, तो D इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। FR2R डिफाइंड एज f(x) = 2 + x² इज, तो ये तो बहुत सिंपल ग्राफ है। आपको अगर y = x के ग्राफ आता है तो ये 0 पर इसकी वैल्यू 2 है। R2R पे देखना है तो मैनी वन फंक्शन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और रेंज इसकी है, रेंज जो है ग्राफ की वो है क्लोज टू से इन्फिनिटी, और कोडोमेन दिया हुआ है R। कोडोमेन क्या दिया हुआ है हमें, R। तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, तो रेंज इज़ नॉट इक्वल टू कोडोमेन, एक तो ये क्लियर हो गया। और मैनी वन फंक्शन है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो कि जैसे मैंने मान लो 2 + x² की वैल्यू को 4 ले लिया, तो x² = 2 आ जाएगा, x की वैल्यू ±√2 आ जाएगी, मतलब √2 पर भी इसकी वैल्यू 4 आएगी और -√2 पर भी इसकी वैल्यू 4 आएगी। ठीक है, तो मैनी वन फंक्शन हो गया, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2, तो इसका आंसर हमारे पास D आएगा। ठीक है, तो 37 का आंसर मेरे पास D हो गया। आगे बढ़ते हैं, 38 पे आते हैं। 38 क्वेश्चन है, LPP का क्वेश्चन है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन को करना है सब्जेक्टिव टू द कंस्ट्रेंट इफ द कॉर्नर पॉइंट्स। इसमें भी आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉर्नर पॉइंट दे दिए हैं। इफ द कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन आर A B C एंड O, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो Z दिया हुआ है 2x - y + 5। ठीक है, तो एक एक करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Z at A इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 2 - 10 + 5 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, Z at B पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 24 - 6 + 5, तो ये बन जा रहा है 23। ठीक है, तो B पे इसकी वैल्यू 23 आ रही है। C पे निकालते हैं, B हो गया मेरा 12 6 to 24 - 6, हाँ ठीक है। तो C पे निकालते हैं, C पे है मेरे पास 20,0, तो 40 - 0 + 5, ये हो गया 45, C पे हो गया। देन O पे, ZO पे ओरिजिन पे कितना हो गया 5। तो अब चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ Z इज़ 40, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज़ -5, दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ठीक है, डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम है, ठीक है, और ये मिनिमम है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस कितना आ रहा है 50, तो ये गलत हो गया। एट 2 कॉर्नर वैल्यू ऑफ Z आर इक्वल, ये भी गलत हो गया, तो इसका आंसर B आएगा, राइट आंसर। ओके, 39 पे आते हैं। इफ x = -4 इज द रूट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट देन द सम ऑफ अदर 2 रूट्स। ओके, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आप 0 करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। x इंटू रो हटाएँ कॉलम हटाएँ, तो ये बन जाएगा x² - 2 इंटू इसकी रो हटाएँ इसका कॉलम हटाएँ, तो x - 3 + 3 इंटू इसकी रो हटाएँ इसका कॉलम हटाएँ 2 - 3x = 0। तो बन गया x³ - 2x + 6
प्लस 6 माइनस 9x इक्वल टू 0। तो जो मेरी इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x³ माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो अब ये क्वेश्चन अगर मेरे पास बन रही है तो इसी क्वेश्चन के 3 रूट मान लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय, तो माइनस बी बाय बी डैश बाई डैश लिख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x² 0 है तो ये 0 के बराबर हो गया। अब एक रूट मान लेते हैं अल्फ़ा, उसने -4 दिया हुआ है, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, आसान हो गया। अब तो जो बचे हुए रूट हैं उनका सम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आंसर इसका ये आएगा। आगे बढ़ते हैं 40th पे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल -2 to 9/2। ओके, तो क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम निकालना है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब होता है ग्लोबल मैक्सिमम। तो पहले तो डेरिवेटिव लो, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम आ रहा है मिनिमम आ रहा है। तो 4 माइनस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2 इंटू 2x। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस x। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x इज इक्वल टू 4। डबल डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो वो वैल्यू आ रही है -1 मतलब नेगेटिव। तो हमारा ग्राफ मतलब 4 पे क्या देगा, लोकल मैक्सिमा देगा। अब क्योंकि एब्सोल्यूट है तो एंड पॉइंट्स पे भी आपको चेक करना चाहिए। तो f ऑफ -2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, f ऑफ 9/2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और f ऑफ 4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो जाएगा। तो f ऑफ -2 निकालते हैं, तो -8 माइनस 4/2, तो ये वाली वैल्यू आ रही है -10। 9/2 निकालता हूँ तो 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 हो जाएगा मेरे पास 81/4। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया 18, ये वाली वैल्यू जो हो गई मेरे पास ये हो गई 18 माइनस 81/8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 144 माइनस 81/8। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, ये चेक कर लेते हैं। तो 3 और 63/8 हो गए। ठीक है, f ऑफ 4 निकाल लेते हैं। f ऑफ 4 इज़ 16 माइनस 16/2, तो ये वाली वैल्यू 8 आ गई। तो ये तो नेगेटिव वैल्यू है, 8 और 63/8 में कौन बड़ा हो गया, 8 बड़ा हो गया, क्योंकि 8 8 से 64। तो मैक्सिमम वैल्यू इज़ एट 8। तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 41 पे। In a sphere of radius r, a right circular cone of height h having maximum curved surface area is inscribed। तो उसने बोला हुआ है एक स्फेयर है रेडियस r का। ठीक है, एक स्फेयर है जिसमें रेडियस r है, इसका मतलब इसका रेडियस गिवन है। तो स्फेयर इज गिवन एक्चुअली, राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h। तो ये जो कोन है ये राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, h, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट h दी हुई है। हैविंग मैक्सिमम कर्व्ड सरफेस एरिया, तो जो राइट सर्कुलर कोन है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, मैक्सिमम है। तो राइट सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है। ओके, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज मैक्सिमम ऑफ द कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया पता है आपको क्या होता था, πRL। तो इसको आपको मैक्सिमाइज करना है एक्चुअली में। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर द स्केयर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन, तो मेरे को CSA का होल स्केयर निकालना है। ये मेरा प्रॉब्लम है, मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया का क्या करना है, होल स्केयर निकालना है, प्रोवाइडेड आपने कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम कर लिया हो। ठीक है, तो स्फीयर का रेडियस गिवन है, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ कि ये मैंने एक परपेंडिकुलर गिरा दिया, ये स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं। तो ये हमारे पास एक रेडियस r हो गया। ठीक है, और इसको मैं थीटा मान लेता हूँ। ठीक है, इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया। तो मेरी जो हाइट आएगी वो आ जाएगी r, ये r होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक r होगा, प्लस r cos थीटा। तो हाइट इज़ r प्लस r cos थीटा। ठीक है, और कैपिटल R जो इसका रेडियस है कोन का, उसको वो हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, क्लियर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है। तो L किसके बराबर होगा, स्लैंट हाइट L होती थी, तो L इज़ बेसिकली √h² प्लस r²। तो CS से मेरे पास आ जाएगा πRL, तो पाई इंटू r/L। तो जब πRL मैक्सिमम होगा तो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया का होल स्केयर भी मैक्सिमम होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का होल स्केयर ले लेते हैं, π² r² और L²। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी π² r² हो जाएगा मेरे पास r² sin² थीटा। ठीक है, L² हो जाएगा मेरे पास h² विच इज़ r² इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्केयर प्लस r² विच इज़ r² sin² थीटा। कोई कन्फ्यूजन। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर स्केयर साइन स्केयर थीटा, ठीक है। एल स्केयर हो जाएगा एच स्केयर प्लस आर स्केयर, तो आर स्केयर इंटू 1 प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर इंटू साइन स्केयर थीटा। तो मेरे पास जो सी एस सी की वैल्यू आ रही है सी एस सी के होल स्केयर की, वो आ रही है पाई स्केयर R4। तो यहाँ पे आ जा रहा है साइन स्केयर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, ठीक है। अब इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो सी एस ए का जो मेरा होल स्केयर है वो मेरे पास बन रहा है पाई स्केयर R4 साइन स्केयर थीटा इंटू साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा इज़ 1, तो ये 2 आ जाएगा, तो 2 मैं आगे लिख देता हूँ इंटू 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये कहानी बन गई हमारी। अब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो डी सी एस ए का होल स्केयर डिवाइडेड बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा मैंने वेरिएबल माना हुआ है, ये तो कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो 2 पाई स्केयर R4 तो आपको बाहर ही रह जाएगा। साइन स्केयर थीटा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन स्केयर का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास साइन स्केयर थीटा का डेरिवेटिव 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा मेरा कॉमन आ जा रहा है, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 कॉस स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्केयर थीटा विच इज़ 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा। तो ये बन जाएगा मेरे पास 3 कॉस, साइन थीटा तो जीरो होगा नहीं, थीटा जीरो और पाई हो जाएगा, तो 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे मैंने क्या किया था 2 कॉस थीटा आएगा यहाँ पे, हाँ 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना यहाँ पे। तो साइन थीटा तो बाहर ले लिया था, 2 कॉस स्केयर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1, तो इसके फैक्टर निकालने हैं मुझे। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 कॉस स्केयर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1, तो 3 कॉस थीटा माइनस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस 1। तो ऑब्वियस ही बात है कॉस थीटा 1 माइनस 1 भी नहीं हो पाएगा, थीटा पाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास 1/3 आएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। बस अब ये कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3 पे आप एक बार डबल डेरिवेटिव लेके भी चेक कर सकते हो, बट आई एम प्रीटी श्योर कि कॉस थीटा इक्वल टू 1/3 पे आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब मुझे सी एस ए का होल स्केयर ही निकालना है। तो जब कॉस थीटा 1/3 है तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो ये वाली वैल्यू √8 आ जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना था, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द स्केयर ऑफ कर्व्ड सरफेस, एक्सप्रेशन ऑफ द स्केयर ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ना। तो अब इसको करते हैं। तो मेरे को इसको ऐसे लिखना चाहिए, तो पाई आर स्केयर एल स्केयर है ना, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी पाई स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इंटू एच स्केयर प्लस आर की जगह मैं क्या लिख दूंगा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। एक तो ये लिख कर देखते हैं, अगर इससे वैल्यू मैच नहीं करेगी, अगर इस टर्म से हमारी वैल्यू मैच नहीं करेगी तो हमें फिर ऑप्शंस से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो ये सी एस ए का होल स्केयर हो गया मेरा, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पाई स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इंटू एच स्केयर, ये वाली वैल्यू तो हो गई, ये वाली वैल्यू एच स्केयर की थी प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा। तो पाई स्केयर आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज √8/3, तो ये हो जाएगा 8/9 इंटू एच स्केयर प्लस आर स्केयर इंटू 8/9, ठीक है। ऐसा तो कुछ देखने पे नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, h की वैल्यू भी डालनी पड़ेगी। तो h की वैल्यू क्या थी मेरे पास, h की वैल्यू है मेरे पास r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो r इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 1 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा 4/3r। तो ये वाली वैल्यू भी डाल देता हूँ मैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दे दिया, नो प्रॉब्लम्स। 8/9 इंटू इस ये हो जाएगा 16/9 r स्केयर प्लस 8/9 आर स्केयर, 8/9 आर स्केयर, ठीक है। फिर बस वैल्यू आ रही है पाई स्केयर आर स्केयर इंटू 8/9 इंटू 24/9 आर स्केयर, ठीक है। साइन स्केयर थीटा इज 8/9, इसकी जगह लिख दिया एच इज आर इंटू एच था मेरे पास आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, उसका होल स्केयर। तो आर ये 4/3 हो गया, तो ये आ गया 16/9। आर स्केयर साथ में आ रहा था मेरे पास साइन स्केयर थीटा, तो साइन स्केयर थीटा की वैल्यू मेरी कितनी हो गई √8/3, तो वो 8/9 हो गया, तो 24/9 आ गया है ना।
तो 3 8 ज़ा और 3 3 ज़ा, तो मेरे पास फाइनली ये वैल्यू आ रही है 64 पाई स्क्वायर R4/27। सो ये मेरी वैल्यू आ रही है। अभी मेरे को चेक करना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में ये वाली वैल्यू है, क्योंकि उसने एच की टर्म्स में, एच और आर की टर्म्स में हमें आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 2 पाई स्क्वायर आर, एच की वैल्यू कितनी है 4/3R इंटू 2R इंटू 4/3R प्लस 16/9R²। तो ये तो R4 बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, R4 तो बन रहा है। तो अब मैं इसको लिख लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर R4 8/3 कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये 9 है ना, तो यहाँ पे 9 करना है, तो 8 इंटू 3 24/9 प्लस 16/9। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 40 इंटू 8 320/27 पाई स्क्वायर R4। एक R² और भी आएगा तो R4 हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये तो मैच नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन इज़ गलत, ये ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। बी ऑप्शन पाई स्क्वायर HR, तो पाई स्क्वायर HR, तो ये तो उसका हाफ है, बी ऑप्शन उसका हाफ है, तो मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, बी ऑप्शन में मेरे पास 160 आ जाएगा। तो 160/27 पाई स्क्वायर R4, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में क्या है मेरे पास, 2 पाई स्क्वायर R इंटू 2R, एच की वैल्यू कितनी थी 4/3R, तो 4R/3 माइनस H³ H² है यहाँ पे 4R/3 इंटू 4R/3। ओके, तो एक काम करता हूँ, इसको मैं H² लिखा हुआ है यहाँ पे ना, 2R H² है, देखिए 2R H², तो ये हो जाएगा 2R H² हो जाएगा 16/9R² माइनस H³, ये हो जाएगा 4 4 16 64/27 R³। ठीक है, ओके जी। तो अब ये बन गया 2 पाई स्क्वायर R4 इंटू, यहाँ पे 9 है तो 27 बना लेते हैं, तो 32 इंटू 3/27 माइनस 64/27। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32 इंटू 2, तो ये हो गया 96। तो ये बन जाएगा पाई स्क्वायर R4/27 इंटू 2 इंटू ये वाली वैल्यू जो आ रही है, ये आ रही है मेरे पास 32, तो ये 64 आ गया, 64 पाई स्क्वायर R4/27। ठीक है, तो ये मैच कर रहा है 64 हमारा, देखो यहाँ पे मैच कर रहा है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली थी मैच कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। तो राइट आंसर है सी फॉर द 41। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 42। द कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सेट ऑफ कंस्ट्रेंट P, Q, R and S and the objective function where A and B are positive such that find where A and B is greater than 0, condition on A and B such that maximum of Z occur at Q and S। ठीक है जी, तो मतलब मैक्सिमम ऑफ Z अगर एट Q एंड S मतलब हो गया ZQ इज इक्वल टू ZS इज इक्वल टू मैक्सिमम होना चाहिए। ठीक है, तो Z एट Q क्या आ जाएगा मेरे पास 3A प्लस 10B इज इक्वल टू Z एट S, तो 4A प्लस 2B, तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू 8B। तो बहुत सिंपल सा आंसर हो गया, तो डी आंसर आ गया। ठीक है, तो राइट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज डी। 43 पे आते हैं, द कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल देन द वैल्यू ऑफ सी। ओके, तो कर्व दिस एंड दिस कट एट राइट एंगल देन द वैल्यू ऑफ सी। ओके, तो राइट एंगल का क्या मतलब है कि ये दोनों कर्व जो हैं वो इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल के ऊपर। तो एक्स वाई इजिकल टू यहाँ पे सी लिखा हुआ है, तो सी की वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट एंगल का मतलब हो गया ऑर्थोगोनैलिटी है इन दोनों कर्व्स के बीच में, तो 2y y डैश इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, तो y डैश की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2/y। ठीक है, तो दूसरी कर्व में आ जाएगा एक्स वाई डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे y डैश की वैल्यू आ जाएगी -y/x। तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2/y इंटू -y/x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए -1। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। तो अगर x 2 है तो y² मेरे पास आ जाएगा 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-2√2। ठीक है, ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं कि y पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है।
तो x अगर 2 हो रहा है तो y स्केयर 8 हो रहा है, x 2 हो रहा है तो y 2√2 हो रहा है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, मतलब ये दोनों दो सेट ऑफ पॉइंट्स आ जाएंगे हमारे पास। 2, 2√2 एक सेट ऑफ पॉइंट ये आ जाएगा जहाँ पे वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और 2, -2√2। तो एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, तो यहाँ से मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी 4√2। यहाँ पर भी एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी -4√2। तो ये दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो इसका आंसर ए और डी होना चाहिए। हो सकता है सीबीएसई ने ए दे दिया हो। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि एक्स वाई का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, जैसे एक्स वाई इज इक्वल टू सी और मैं साथ में कंडीशन लगाता हूँ सी इज़ पॉजिटिव, तो इसका आंसर 4√2 होगा। बट अगर मैं सी के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं लगा रहा हूँ तो इसका आंसर ए और डी होगा। ठीक है, ओके। इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स 44 इज 2, 3, 4। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट होता है। तो एक्स इनवर्स इसमें क्या आ जाएगा, आप डायरेक्टली 1/2 0 0 0 1/3 0 0 0 1/4 लिख सकते हो। बाकी आप ऐसा सोच सकते हो, इसको किससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इस मैट्रिक्स को अगर मैं 2 0 0 0 3 0 0 0 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम इज डी ओनली। ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो। 45 पे आते हैं। एक एलपीपी दे दिया है उसने, देन द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय सेट ऑफ कंस्ट्रेंट इज शोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो वही हमें z की वैल्यू ही निकालनी है। तो z हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है 4x + 3y। ठीक है, तो z एट ओरिजिन मेरे पास आ जाएगा 0। ठीक है, मेरे को क्या निकालना है, अभी ऐसा नहीं, मेरे को चेक करना पड़ेगा। z एट r इज़ 40, 0 तो 160 आ जाएगा। z एट q दिस इज़ 30, 20 तो 30 पे हो जाएगा 120 + 60, तो ये वाली वैल्यू 180 आ जाएगी। ठीक है, z एट p 0, 40 तो 120 आ जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ एट r, ये गलत स्टेटमेंट है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ एट q, ये सही स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ z एट r इज़ लेस देन वैल्यू एट p, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि r पे तो 160 और p पे 120 है, तो p पे लेस है। z एट q इज़ लेस देन r, q इज़ लेस देन r, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा इसका, बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केस स्टडी। अच्छा, केस स्टडी में क्या दिया हुआ है, एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ अच्छे से। तो इन अ रेजिडेंशियल सोसाइटी कंप्राइजिंग ऑफ 100 हाउसेज देयर आर 60 चिल्ड्रन बिटवीन द एज 10 to 15 years. They were inspired by their teachers to start composes to ensure the biodegradable waste is recycled. ओके, ठीक है, कंपोस्टिंग टू इंश्योर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिसाइकल्ड। बेसिकली 60 जो बच्चे हैं जो 10 से 15 की एज में हैं, वो 100 हाउसेज में रहते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसाइकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ ई चाइल्ड डूइंग इट, चिल्ड्रन कन्विंस द RWA, तो ठीक है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, उनको उन्होंने कन्विंस कर लिया। फॉर दिस दे आइडेंटिफाई अ स्केयर एरिया इन द लोकल पार्क। ओके, तो उन्होंने क्या करना है, वो पिट, जैसे ये दिखा हुआ है ना यहाँ पे, एक ऐसे पिट सी खोद देंगे, वो ये जैसे ये पिट सी उन्होंने स्केयर सेक्शन की खोद दी है, और इसकी कुछ विड्थ भी है। ठीक है, ओके जी। फॉर दिस आइडेंटिफाइड स्केयर एरिया इन द लोकल अथॉरिटीज चार्ज अमाउंट ₹50 पर स्केयर मीटर फॉर स्पेस सो दैट देयर इज़ नो मिसयूज। वो लोकल अथॉरिटीज़ उसके लिए कुछ चार्ज भी कर रही हैं। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है, एक तरीके से आप ऐसे सोच लो, फिक्स्ड कॉस्ट जो वो ले रहे हैं, जो लोकल अथॉरिटी ले रही है, वो है ₹50 पर मीटर स्केयर। ठीक है, तो ये तो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी जो स्पेस वो लेंगे, सो दैट नो मिस यूज़ ऑफ द स्पेस इज़ डन and RWA takes it seriously. Okay, association hired a laborer for digging out 250 मीटर क्यूब। तो अब जो वॉल्यूम उनको डिग करना है वो किसके बराबर है, 250 मीटर क्यूब के बराबर है। ठीक है, एंड ही चार्ज, अब वो जो लेबर है वो क्या कह रहा है, डेप्थ, वो कह रहा है कि भाई मैं चार्ज करूँगा ₹400 इंटू डेप्थ का होल स्केयर। जो भी डेप्थ आप खुदवाओगे, ठीक है, अगर मान लो 1 मीटर डेप्थ खुदवा रहे हो तो मैं एक मतलब 1 मीटर स्केयर, अगर डेप्थ अगर 1 मीटर है तो 400 इंटू 1 का स्केयर, डेप्थ अगर 2 मीटर है तो ₹400 इंटू 2 का स्केयर, इस तरीके से वो चार्ज कर रहा है। ठीक है, तो लेट साइड ऑफ द स्केयर प्लॉट इज x मीटर एंड डेप्थ इज h मीटर, द कॉस्ट c ऑफ द पिट। ओके जी, तो ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तो इसमें जो ये दिया हुआ है वॉल्यूम कितना है हमारे पास, वॉल्यूम 250 मीटर क्यूब है।
ठीक है, और डेप्थ हम मान लेते हैं, ठीक है। तो हम साइड वगैरह कुछ दी हुई, साइड ऑफ द स्केयर इज x मीटर, ओके। तो उसने ऐसा बोला है कि जो हमारे पास जो पिट है वो कुछ ऐसी है, ये x है, ये भी x है, ठीक है, और उसकी डेप्थ जो है वो h है, ठीक है। तो वॉल्यूम मेरे पास कितना हो जाएगा, 250 मीटर दिया हुआ है, वो x स्केयर h के बराबर हो जाएगा। एक इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास ये है, ठीक है। तो अब जो कॉस्ट आएगी वो मेरे पास कितनी आएगी, जो कॉस्ट जो हमें ये तो निकालनी है कॉस्ट सी, ठीक है। तो कॉस्ट सी जो खोदने की कॉस्ट आएगी वो क्या आएगी, 50 इंटू एरिया मीटर स्केयर। तो मीटर स्केयर कितना हो जाएगा, एक्स स्केयर एरिया हो गया, ठीक है। तो ये रुपीज़ में आ गया। प्लस अब डेप्थ कितना है, 400 इंटू एच स्केयर, तो क्या आ जाएगा 400 इंटू एच स्केयर। बट अब इसने आंसर किस में दिया हुआ है, एच की टर्म्स में दिया हुआ है, तो एच की टर्म्स में आंसर दिया हुआ है, तो एक्स को इन टर्म्स ऑफ एच निकाल लेते हैं यहाँ से। तो एक्स स्केयर की वैल्यू कितनी है, 250 बाई एच। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो कॉस्ट मेरी आ जाएगी वो आ जाएगी 50 इंटू 250 बाई एच प्लस 400 एच स्केयर। तो ये आ जाएगा 12500 डिवाइडेड बाई एच प्लस 400 एच स्केयर। तो ये मेरी कॉस्ट हो गई। तो ये बी मेरा आंसर आ गया इसमें, ठीक है। तो 46 का तो आंसर बी हो गया। वैल्यू ऑफ एच इन मीटर, तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो आपके पास जो सी है वो दिया हुआ है 12500 डिवाइडेड बाई एच, ठीक है, प्लस 400 एच स्केयर। इसका डेरिवेटिव निकालना है डी सी बाई डी एच। तो ये आ जाएगा 800 एच माइनस 12500 डिवाइडेड बाई एच स्केयर, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो एच क्यूब मेरे पास आ जाएगा 12500 डिवाइडेड बाई 800। तो एच की वैल्यू आ जाएगी 5 क्यूब इज़ 125, 5/2 तो 2.5। तो सी आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, d2c बाई डी एस के, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव। इसी का एक बार और डेरिवेटिव ले लेते हैं, इसी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको। तो डी सी बाई डी एच जो है वो मेरे पास दिया हुआ है 800 एच माइनस 12500 डिवाइडेड बाई एच स्केयर, ये टर्म है, ओके। एक बार और डेरिवेटिव लेना है, d2c बाई डी एच स्केयर, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो ये h को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -2, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा +2 इंटू 12500 डिवाइडेड बाई एच क्यूब। तो ये हो जाएगा 250 100, ठीक है। तो 12500 है ना, तो ये 250 100 हो जाएगा बाय एच क्यूब प्लस 800। तो ये वाली वैल्यू ए आ गया, तो ए आंसर है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ एक्स फॉर मिनिमम कॉस्ट, ओके। मिनिमम कॉस्ट हमारे डी सी बाई डी एच निकाला था हमने, तो हमारे पास एच की वैल्यू आ गई थी। अब एक्स हमें पता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, हाँ, तो एक्स केयर इज 250 बाई एच। तो एक्स फॉर मिनिमम कॉस्ट ही किया था डी सी बाई डी एच जब हमने किया था, तो वो मेरे पास एक्स की वैल्यू थी 250, एक्स केयर इज इक्वल टू 250 बाई एच। तो एक्स केयर इज इक्वल टू 250 बाई एच, और एच की वैल्यू हमने निकाली थी 5/2, तो ये आ गया 100। तो एक्स केयर इज इक्वल टू 100 आ रहा है, तो एक्स कितना आ जाएगा 10 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो डी इज़ द आंसर। तो 49 का आंसर डी हो गया। नेक्स्ट आते हैं टोटल मिनिमम कॉस्ट। तो कॉस्ट निकाल लेनी है अब हमें। कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ हम लिखा हुआ था, हमने एच के टर्म्स में लिखा हुआ था शायद। तो कॉस्ट इज़, ये वाली वैल्यू भी हम उठा सकते हैं डायरेक्ट, 50 एक्स स्केयर प्लस कॉस्ट इज 50 एक्स स्केयर प्लस 50 एक्स स्केयर प्लस 400 एच स्केयर, 400 एच स्केयर। अब मैंने x निकाल लिया 10 है, h मेरे पास 5/2 है, इसको फिट कर देते हैं यहाँ पे। 50 इंटू एक्स इज 100, 10 का होल स्केयर, ठीक है। 400 इंटू h आ जाएगा 5/2 इंटू 5/2, तो ये मेरे पास 100 हो गया। तो मेरे पास आ जाएगा 5000, तो ये हो गया, प्लस 2500 ये हो गया। तो क्या कॉस्ट आ जाएगी 7500। तो ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। तो ये मैंने 50 क्वेश्चंस आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। इसमें मुझे 2 क्वेश्चंस में आंसर की में थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है। कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन है, उसमें मेरे को लगता है कि ओपन इंटरवल वाला आंसर आना चाहिए। और एक क्वेश्चन 43 है जिसमें मेरे को लग रहा है कि आंसर ए और डी, 43 है हाँ, जिसमें आंसर ए और डी होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो वीडियो है जिसमें मैंने आपको सोल्यूशन समझाए हैं, आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.